मानन तुमने टेस्ट दे दिया था फिर ट्यूसडे को, कल? IRMS I0/√2 और 0.707 I0, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। शायद मैंने वो भी कराया था। ओनली रेसिस्टर, सिर्फ अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड है EMF AC सोर्स के साथ तो क्या होगा? सर ये चैप्टर 6 है ना। हाँ, अगर ओनली रेसिस्टर कनेक्टेड होगा तो व्हाट हैपेंस टू द फेजर डायग्राम? E = E0 साइन ओमेगा टी होता है। And we derived the formula for current. It was I0 sin omega t, where E0/I0 कितना था? R. It is also ERMS/IRMS. जब भी किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज दे रखा है तो वो ERMS होगा, करंट दे रखा है तो IRMS होगा, ठीक है? वोल्टेज वुड बी ERMS, करंट वुड बी IRMS, अनटिल इस क्वेश्चन में ये मेंशन हुआ कि वो पीक वोल्टेज है या मैक्सिमम वोल्टेज है। तो अगर मेंशन है तो मतलब पीक वोल्टेज होगा, नहीं है तो इसका मतलब वो IRMS वैल्यू है। सो ओनली रेसिस्टर में वी हैव सीन दैट EMF एंड I आर इन द सेम फेज, मतलब दोनों के फेज इक्वल है। और फिर उसके बाद हमने पी एवरेज भी निकाला था, इसका फेजर डायग्राम भी बनाया था। फेजर डायग्राम क्या था? E0 एंड I0 दोनों सेम वेक्टर्स थे, उनका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो इसका फेजर डायग्राम था। तो ओनली रेसिस्टर में करंट एंड द वोल्टेज आर इन द सेम फेज, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस जीरो होता है। देन वी ऑल्सो डेराइव्ड द फॉर्मूला फॉर पी एवरेज। पी एवरेज का फॉर्मूला क्या था? 1/T 0 to T EI/dt। ई ये सब्स्टिट्यूट किया था, आई ये सब्स्टिट्यूट किया था, फिर इसको इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा था? I²RMS × R, ठीक है? और E0 I0/2 और ERMS × IRMS। तो हमने पी एवरेज का फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में। मैंने तुमने फिजिक्स का टेस्ट दिया? हम्म। मनन, आवाज आ रही है? लगता है सो गए।
अब थर्ड कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, सेकंड कंपोनेंट ओनली। तो ये तो तुमने देख लिया कि अगर सिर्फ रेसिस्टर कनेक्टेड है तो ईएमएफ एंड द वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। एंड द पी एवरेज का फॉर्मूला ये आएगा। लिख लेना, भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल्स थे, इस चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं सारे, थोड़े बहुत डेरिवेशन है। तो दिस इज पी एवरेज, पावर कंज्यूम हो रहा है सर्किट में, और एट द सेम टाइम देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द ई एंड आई। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कंपोनेंट कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंडक्टर इज दिस, आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, लिख लेना। इंडक्टेंस इज एल, एंड दिस इज द एसी सोर्स। एसी सोर्स का वोल्टेज हमें मालूम है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल है, डायग्राम बनाओ। जीरो होता है, इसे कंडक्टिंग वायर इसको कॉइल कर देता है। सुपर कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस हमेशा ही जीरो होता है एट ऑल टेम्परेचर। नॉर्मल कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है ना टेम्परेचर के साथ। हाँ, नॉर्मल इंडक्टर जो रेसिस्ट, आइडियल इंडक्टर तो जीरो ही रहेगा, तो कोई देखा तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बट सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। मतलब वंस यू सेट अप द वोल्टेज एंड द करंट, इट कैन कीप ऑन, हाँ इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन। मतलब करंट बिना वोल्टेज के फ्लो करता रहेगा। मतलब एक बार करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं है रोड पे, तुमने किसी चीज को मूव कर दिया तो रुकेगा थोड़ी फिर वो। सिमिलर टू दैट, द पावर कंजम्पशन बहुत लेस होगा, बहुत मिनिमल होगा। तो हमें फेज वोल्टेज का पता है, विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फेज फॉर द करंट, ये है। तो इस सर्किट में एक सोर्स, ये सोर्स है एसी है ना, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, मतलब इसका वोल्टेज यहाँ पे यूज हो रहा है। दैट मीन्स वीएल का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। VL is a voltage drop across inductor, and E is the voltage or source voltage. If you remember, इंडक्टर में हमने पढ़ा था VL का फॉर्मूला, याद आ रहा है किसी को? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पिछले चैप्टर में किया था हमने। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर नहीं याद है? LdI/dt। इतनी जल्दी तुम लोग रिवीजन नहीं करते, जब एग्जाम होगा तभी रिवीजन करो, ये तो याद होगा। इसको डिफरेंशिएट करो, LdI/dt, d/dt कितना होता है, फेराडे लॉ। फिर इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? सो VL इज इक्वल टू ई, VL की जगह हम LdI/dt सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें आई फाइंड करना है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। dt को मैंने राइट साइड में ले लिया, देखो। So we have connected only inductor across the AC source. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज VL, जो कि EMF के बराबर है। VL LdI/dt हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। DI इज दिस। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन DI, दिस इज E नॉट बाई L कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी dt।
डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। देख लो एक बार मनन। मनन अब चल रहा है तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है। भव्य, मार्क्स मिल गए? यस सर। आवाज बहुत कम आ रही, कम आए हैं इसका मतलब है? कितने आए हैं? 20। 100 में से? कितने मार्क्स का पेपर था? नहीं। 70? 35। 35 का था, अच्छा। 35। 35। तो 35 में से 20 है, कम है काफी। आंसर शीट मिली है तुम्हें? हम्म। लेके आना संडे। घर पे नहीं मिलती क्या? घर पे नहीं मिलती सर। अच्छा, हाईएस्ट कितने हैं? 31। हाँ वही ना। सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा। Now this is current, this is voltage. So current is always voltage divided by resistance. So omega L here is represented by XL, which is called inductive reactance. Omega L has dimensions of resistance. It is called inductive reactance. Its unit would be ohm only. तो as such I कितना हो जाएगा? E नॉट बाय XL cos omega t. What is inductive reactance? It is the resistance offered by an inductor to AC source. लिख लो, inductive reactance is the resistance offered by an inductor to an AC source. Resistance offered by an inductor to an AC source. Normally इंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल इंडक्टर जीरो रेसिस्टेंस फॉर डीसी सर्किट, बट एसी सोर्स में ये यहाँ पे रेसिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। दूसरी बात, लुक एट द रिलेशन बिटवीन एक्सएल एंड ओमेगा। क्या रिलेशन है? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द रिएक्टेंस। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये ग्राफ आ सकता है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड reactance. Reactance is directly proportional to frequency of the AC source. Higher the frequency, higher the resistance. तो अगर किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो एज अ रिजल्ट करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। करंट इन द सर्किट वुड बी ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज यहाँ देखो, दिस टर्म इज आई नॉट विच इज ई नॉट बाई एक्सएल। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एक्सएल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ई नॉट बाई एक्सएल वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये कंसेप्चुअल भी आ सकता है। इफ ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। लिखो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इफ a high frequency if a high frequency AC source if a high frequency AC source is connected
to an inductor, to an inductor, it would behave, it would behave as an open circuit. It would behave as an open circuit. कैसे एक्सप्लेन करोगे? लिखो, when high frequency AC source, when high frequency AC source is connected, reactance would be very high. ब्रैकेट में लिख लो, XL is equal to omega L. Reactance will be very high. ब्रैकेट में XL is equal to omega L. As a result, as a result, electric current, electric current in the circuit would be, electric current in the circuit would be almost zero. Electric current in the circuit would be almost zero. That is, it would behave as an open circuit. It would behave as an open circuit. ओपन सर्किट का मतलब ही है कि करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है. ये ग्राफ आ सकता है 1 मार्क का, ये भी लिख लेना. तो यहाँ पे इसको मैं आई नॉट लिख देता हूँ. आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है. तो मेरे को आई का एक्सप्रेशन पता लग चुका है. अगर ई का एक्सप्रेशन ये है तो इंडक्टर में आई का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये आ गया. ऐसे करते हैं, लेट्स फाइंड फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर. ठीक है, जैसे हमने एवरेज पावर निकाला था रेसिस्टर में, जो कि आया था आई आर एम एस ई आर एम एस. सिमिलरली विल डेराइव नाउ द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर. लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो उसको. डिराइव, डिराइव द फॉर्मूला फॉर, डिराइव द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर consumed, average power consumed by by an inductor, by an inductor when connected to AC source, when connected to AC source. तो you know that only inductor में E, अगर E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो we have just seen that current is minus I naught cos omega t, right? This is equation 1, this is equation 2. This derivation is worth 3 marks. अब पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t इंटीग्रेशन 0 to t ई आई डी टी. ई और आई को सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, टेल मी द आंसर. सर आवाज नहीं आ रही। हम्म, आवाज नहीं आ रही है? अब आ गया, अब आ गया, आ गया। साइन ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी कैसे इंटीग्रेट करोगे? डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2.
ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ये बन जाएगा sin 2 ओमेगा t। So now, what is integration of sin 2 theta? अस्मी, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम्म, पड़ोसन से मत पूछना, बताओ। इंटीग्रेशन हो गया ना स्कूल में? करेंगे शुरू अब तुम। मैथ्स क्लास में तो नहीं आ रही, कैसे होगा? हाँ, साइन का होता है माइनस, और सिंस टी का डेरिवेटिव कोएफिशिएंट 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से डिवाइड करेंगे। अभी सर्कल करा रहा हूँ, सर्कल कराते ही आई स्टार्ट विद एओडी इंटीग्रेशन। माइनस माइनस कॉमन ले लो, है ना? तो तो प्लस हम पहले आईटीएफ नहीं करेंगे? क्या? आईटीएफ पहले नहीं करना चाहिए? आई आईटीएफ, आईटीएफ, आई टी एफ क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो तो करा तो दिया तुम्हें, जब नहीं मैंने जब लिमिट्स डेरिवेटिव कराया था, सारा करा दिया। सर, वो तो नहीं, वो तो डिफरेंशिएशन के उसमें कराया था ना। हाँ, वो करा दिया, वही है। सारे डिराइव करा दिए मैंने उसमें फॉर्मूले। तुमने मिस की होगी पक्का, तुम तो बहुत क्लासेस मिस करती हो। नहीं सर, लिमिट्स डेरिवेटिव वाली तो सारी क्लासेस मैंने ली थी। हाँ, तो मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव कर दिए A to Z, पूरी क्लास 2 घंटे की ली थी। आई डिड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिगो। बट उसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह वो सब तो नहीं किया था। वो करा देंगे, ठीक है, वो तो बच्चा है। तो पी एवरेज कितना आ गया? E0 I0 बाय 4 ओमेगा टी कितना होता है? उसे ओमेगा टी रहने दो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट्स डाल दो। cos 2 ओमेगा टी, साउथ एक्स में तुमने पैराबोला भी शुरू कर दिया ना, तो हो सकता है सैटरडे से मैं एओडी शुरू कर दूंगा पैराबोला के, अब उसको बाद में कर लेंगे फिर। अब क्या तुम सर? साउथ एक्स में मैंने पैराबोला भी करा दिया है, तो मैं बोल रहा था कि हाइपोबोला इलिप्स हम बाद में कर लेंगे, पहले एओडी और इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं। ठीक। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा cos 4 पाई। cos जीरो होता है 1। एंड व्हाट इज cos n पाई? cos n पाई इज ऑलवेज -1 टू द पावर n। सो cos 5 हो जाएगा, cos 4 पाई हो जाएगा 1। कहने का मतलब, एक पूरे साइकिल में पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर हमेशा जीरो होती है। मतलब इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी power, even though it offer resistance to the circuit, but it does not consume any power, because whatever power it stores in half the cycle, it basically discharges in the other half cycle. So overall, it does not consume any power. तो इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, ये तुम्हें याद करना है। जो पहले ट्यूबलाइट आया करती थी, अब तो सारी एलईडी आने लग गई। उसमें चोक कॉइल हुआ करता था एक। चोक कॉइल इज नथिंग बट इंडक्टर इन सीरीज विद रेसिस्टर। तो इंडक्टर क्या करता है? इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस, मतलब इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस, बट इट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। ये इसका फायदा होता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट, 220 वोल्ट। हमारे पास सप्लाई जो है वो है सपोज 440 वोल्ट। तो द मोमेंट यू कनेक्ट 440 वोल्ट टू दिस बल्ब, तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा, because सप्लाई तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब इस वोल्टेज को मुझे रिड्यूस करके 220 करना है। तो मैं क्या करूंगा? या तो एक और बल्ब लगा दूं, ताकि दोनों में वोल्टेज आधा आधा डिवाइड हो जाए। और उसमें क्या होगा? इसका रेसिस्टेंस आएगा,
है ना, और बल्ब का रेजिस्टेंस होगा तो पावर कंज्यूम हो जाएगी इसमें 100 वॉट, तो वेस्टेज है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वी कनेक्ट इंडक्टर कर देंगे। इंडक्टर क्या करेगा, रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा, बट इट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। तो इंडक्टर कंट्रोल्स करंट इन अ सर्किट बाय प्रोवाइडिंग रिएक्टेंस, बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। ये इसका एडवांटेज है। मतलब पी एवरेज फॉर ए कंप्लीट साइकिल हमेशा जीरो होता है। ये लिख लिया, याद कर लिया, ये आएगा डेरिवेशन। दूसरी बात, अब फेज रिलेशन कैसे निकालोगे। करंट, वोल्टेज था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों के फेज कंपेयर करने के लिए दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करो या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस साइन साइन में अंदर चला जाएगा, तो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब नाउ कंपेयर 1 और 3। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, जबकि करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो मतलब करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। फेज डिफरेंस इज बेसिकली ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दैट इज I, which is current lags behind E, that is voltage by 90 डिग्री। तो फर्स्ट बुक और रे ऑप्टिक्स तो सभी का आ रहा होगा ना एग्जाम में, आ रहा है। सितंबर वाला एग्जाम है, अभी आएगा सितंबर, फर्स्ट कुछ पता बुक ही आ नहीं। रही है सर, रे ऑप्टिक्स का पता नहीं। ये फर्स्ट बुक तो पूरी आएगी ना, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा 15 तक, फर्स्ट 15 बुक आ। अगस्त हाँ, लेकिन फिर रे ऑप्टिक्स शुरू करूंगा उसके, अभी रे ऑप्टिक्स भी आ रहा है। रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का, तुमने कर लिया एक बार। तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये याद करना है तुम्हें, एमसीक्यू में आ सकता है ये। और इसी वजह से पी एवरेज भी जीरो है, बिकॉज जब भी करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना, पावर कंजम्पशन जीरो होता है। whenever there's a phase difference of 90 degree between current voltage, p average would be zero। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अगर वोल्टेज का वेक्टर ये है तो करंट वुड बी बिहाइंड इट बाय 90 डिग्री। करंट का वेक्टर ये होगा, इट वुड बी 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। फेजर डायग्राम भी 1 मार्क का आता है। तो when you project the vector on the y-axis, it gives you instantaneous voltage और instantaneous current। ये इसका फेजर डायग्राम है। करंट को 90 डिग्री पीछे बताना है। तुम्हारा भी तो टेस्ट हुआ था स्कूल में अभी, मार्क्स मिल गए। तुमने बहुत, इस बार तो बहुत ही बुरा किया हुआ है, क्लासेस अटेंड नहीं, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। इसका तो ये रीजन है, स्कूल नहीं जाए दी। अब हो जाएगा सारा। दूसरा, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो, मनन कब एग्जाम है तुम्हारा स्कूल में। और अब तो अगला है कि सितंबर में ही होगा, अभी उन्होंने खैर बताया नहीं है। अब इंटीग्रेशन तो आ ही रहा होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कमिंग सैटरडे को ना, जो हम 11th का पार्ट करें तो उसको वहीं फुल स्टॉप लगा के 12th का कर लेंगे। पहले एओडी इंटीग्रेशन, फिर आई कम बैक टू पैराबोला एलिप्स। ओके सर। दिस इज ई नॉट, दिस इज माइनस ई नॉट।
या तो सेम उसी में बना देते हैं। तो अगर हम वोल्टेज का ग्राफ बनाए, सॉरी करंट का ग्राफ बनाएंगे, लुक एट द इक्वेशन नंबर 2। इसमें आ रहा है माइनस कॉस, कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? 1 से। ये है माइनस, तो मतलब फ्लिप हो जाएगा, नीचे से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। ठीक है। तो कॉस का ग्राफ यहां से शुरू होगा, दिस वुड बी आई, दिस इज ई। दोबारा समझ लो। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ था। आई में माइनस कॉस आ रहा है, कॉस का ग्राफ 1 से, पॉजिटिव 1 से शुरू होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन माइनस कॉस है तो -1 से शुरू हुआ। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दिस एंटायर डेरिवेशन फॉर 3 मार्क्स। मतलब फेजर डायग्राम, ये ग्राफ और वो सारा आ सकता है। ये भी दे सकते हैं, माइट आस्क यू नो विच कंपोनेंट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। तो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें, ये कौन सा कंपोनेंट है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, या रेसिस्टर है। They might give you graph like this or phasor diagram like this and ask you identify the component and also find the p average। कुछ भी आ सकता है। तो जब भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, पी एवरेज हमेशा 0 होता है। एक बार इसको कर लो, फिर कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे हम। तो तुम्हें ईएम वेव्स के नोट्स दिए हैं क्या? दिए होंगे शायद। ईएम वेव्स दे दिया ना? ईएम वेव्स 3 मार्क का चैप्टर है उसमें। हाँ, जस्ट 3। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि दिल गिव सम फ्रीक्वेंसी, दे आस्क यू कि कौन से स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका यूज क्या है। लिख लिया सारा भव्या? Yes, sir। ओके। सर आप अब कौन सा बोल रहे थे 3 मार्क्स का? क्या? कौन सा ईएम, चैप्टर? ईएम वेव्स, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो होता है ना पूरे स्पेक्ट्रम। ये विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट का तुम्हें फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ याद करना पड़ेगा, कैसे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे वॉयलेट होता है। देन द यूवी, यूवी की अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, यूवी रेज कैसे प्रोड्यूस करते हो, और इनका यूज क्या है यूवी का। एक दो यूज याद करने पड़ेंगे। एमसीक्यू भी आ सकता है कि दिस इज द यूज, विच काइंड ऑफ वेव इज दिस। अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा आता है? एक्सरे आता है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेंज याद करना होगा। कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय हिटिंग हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल टारगेट्स। क्या यूज है, मेडिसिन में यूज होता है एक्सरेज। देन एक्सरे के बाद गामा। इनके यूजेस फ्रीक्वेंसी याद करना। विजिबल लाइट के बाद क्या होता है? रेड के बाद इंफ्रारेड, हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनसे, मेटल ऑब्जेक्ट से ये रिलीज होता है। तो उसके बाद इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रो, जो कि माइक्रोवेव में भी यूज होता है, कैमरा वगैरह में भी यूज होता है, हीटिंग हीटिंग पर्पज में यूज होता है। देन रेडियो वेव्स, यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोन्स, टीवी कम्युनिकेशन, सारा सारा रेडियो वेव से होता है। तो उनके यूजेस पता होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रेंज पता होना चाहिए। या तो फ्रीक्वेंसी याद कर लोगे तो उससे तुम्हें वेवलेंथ का पता लग जाएगा, सी इक्वल टू एफ लैम्डा। सी तुम्हें मालूम है कितना होता है? 3 × 10⁸ तो अगर एफ पता है तो लैम्डा पता लग जाएगा, लैम्डा याद करेगा तो एफ पता लग जाएगा। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा। सर ऑफिशियल सैंपल पेपर आ गया। क्या? ऑफिशियल सैंपल पेपर। आ गया? हाँ। शेयर कर देना ग्रुप में। हम्म। The next is, the third component is only capacitor। सिर्फ कैपेसिटर को एसी सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे
तो क्या फेजर डायग्राम बनेगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, और पी एवरेज कितना होगा, ऑल दैट। We connect a capacitor of capacitance C across an AC source. डायग्राम बनाओ, लिख लो, सुनील देना। तो दिस इज द सोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो आइडियली वीसी शुड बी इक्वल टू ई। वीसी क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्यू बाई सी होता है। याद आ रहा है फॉर्मूला? अब पुराने चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो। अगला टेस्ट तुम्हारा होगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, इन पे। एंड आई इंक्लूड ईएम वेव्स आल्सो। आई गिव द नोट्स इन नेक्स्ट क्लास। हमें करंट फाइंड करना है। तो चार्ज से करंट कैसे आएगा? बाय डिफरेंशिएटिंग इट। सो दिस वुड बी dq बाई dt। ई नॉट सी तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ओमेगा, टी का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। आई इज इक्वल टू ई नॉट, और ओमेगा सी को मैं नीचे लिख देता हूँ, 1/ओमेगा सी। देखो जरा, ठीक है ये? भेज दिया सर। लिख हो गया। अब लेफ्ट साइड है करंट, राइट साइड है वोल्टेज बाय समथिंग। करंट इज ऑलवेज वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, मतलब जो ये ब्रैकेट में टर्म है, इट शुड हैव द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Resistance offered by an AC, by a capacitor to an AC source. Capacitive reactance क्या है? Resistance offered by a capacitor to an AC source. डीसी में क्या होता है, अगर हम किसी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो करंट फ्लोज ओनली फॉर ए माइक्रो सेकेंड, ठीक है? उसके बाद इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाता है, तो करंट जीरो हो जाता है। स्टेडी स्टेट में देर इज नो करंट इन द कैपेसिटर, जीरो होता है। अगर तुम्हें कोई सर्किट मिले, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा था ना कि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो जिस पार्ट ऑफ द सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है उसको यू कैन नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा पूरा, बिकॉज स्टेडी स्टेट में देर इज नो करंट थ्रू द कैपेसिटर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज किसी भी डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो, बिकॉज तो कांस्टेंट करंट है। जो फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होगी तो एक्सी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, वेरी लार्ज। दैट इज वाई अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बट नॉट एसी। आएगा क्वेश्चन ये, कंसेप्चुअल लिखो। अ कैपेसिटर blocks a capacitor blocks डीसी बट नॉट एसी। हाँ, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, वोल्टेज सोर्स जो होता है बैटरी। A capacitor blocks DC but not AC. Explain. इसका एक्सप्लेनेशन यहां से आएगा। For DC,
फॉर डीसी सोर्स फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जीरो. एज ए रिजल्ट एक्सी कितना हो जाएगा? 1/0, दैट इज इंफिनिटी. सो व्हेन एक्सी इज इंफिनिटी, करंट कितना होगा? करंट होगा E0/XC. एक्सी इंफिनिटी है ना? एक्सी इज इंफिनिटी, तो करंट जीरो हो गया. As a capacitor offers infinite reactance to DC source, current would be zero. AC में क्या होगा? AC में फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी. AC में ओमेगा वुड बी फाइनाइट. AC सोर्स में ओमेगा वुड बी ए फाइनाइट नंबर. इसका मतलब रिएक्टेंस भी फाइनाइट होगा. therefore there will be some current in the circuit. ये इसका रीजन है. A capacitor blocks DC but not AC. लिख लिया? वापस यहाँ पे आ जाओ. दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ आएगा 1 मार्क का. क्या रिलेशन है ओमेगा और एक्सी में? आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है हाइपरबोला. इनवर्सली प्रोपोर्शनल वुड बी अ हाइपरबोला. हायर द वैल्यू ऑफ ओमेगा, लेसर द रिएक्टेंस एंड वाइस वर्सा. यूनिट तो हो ही चुका है ना. हमें फेज रिलेशन निकालना है. वापस यहाँ पे आते हैं. आई इज इक्वल टू E0/XC cos ओमेगा टी. करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो ये होना चाहिए पीक वैल्यू ऑफ करंट I0. I0 इज वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया. इंडक्टर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस था XL, रेसिस्टेंस में R था. तो अब जरा देखो, यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर EMF, you have expression for voltage. Can you find P average? लिखो. Derive the formula for average power consumed in a capacitor only. Derive the formula for derive the formula for average power consumed in a capacitor only. तो जो अभी किया था ना उस वाला एल एल इंडक्टर, वैसे ही करना है इसको भी. नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. तो P average would be 1/T 0 to T EI/dt. सिर्फ इतना डिफरेंस है. उसमें माइनस साइन था ना, यहाँ नहीं है. ई हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी. व्हाट इज I0 कॉस ओमेगा टी. 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, और फिर इंटीग्रेट करो. दिस इज साइन टू ओमेगा टी. साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन अभी किया था हमने. लिमिट्स डाल दो.
पी एवरेज वापस जीरो आएगा। क्या क्यों आ रहा है? बिकॉज फेज डिफरेंस दोनों में 90 डिग्री है। whenever current and the voltage have 90 degree phase difference, P average would be zero। तो सिर्फ पावर किस में कंज्यूम हो रही है? रेसिस्टर ओनली में। कैपेसिटर में भी नहीं हो रहा है पावर कंजम्पशन, और इंडक्टर में नहीं। हालांकि दोनों रेसिस्टेंस तो ऑफर कर रहे हैं, but they do not consume any power। ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई था आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इंडक्टर में माइनस साइन आ गया था। तो फेज रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैंने कॉस को ये लिख दिया। तो नाउ यू कैन फाइंड फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। 90 को पाई/2 लिख दो। टू गेट द इक्वेशन 1 and 3। इस बार करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90। फेज ऑफ करंट है ओमेगा टी प्लस पाई/2। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। आई लीड्स ई बाय 90 डिग्री। ओनली कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90। फेजर डायग्राम क्या बनेगा? अगर ये ई नॉट का वेक्टर है तो करंट 90 डिग्री आगे होनी चाहिए। करंट इज 90 डिग्री अहेड ऑफ वोल्टेज। और ग्राफ कैसे बनना चाहिए इसका? ईएमएफ तो साइन ग्राफ था ही सही। करंट का ग्राफ क्या बनेगा? करंट इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है। दिस इज आई। इसका असाइनमेंट निकालो। क्वेश्चंस करेंगे अब। क्वेश्चन 127। 127, 126, 125। पहले 127 करो। असाइनमेंट कौन सा? वही है, एसी वाला ना?
असाइनमेंट नहीं है? वही है। हाँ ठीक है, ये वाला करो। जो गिवन है एक बार वो लिखो सारा, क्या क्या गिवन है, उससे आइडिया लग जाएगा। ओनली इंडक्टर है ना, अभी जो किया था फॉर्मूला वही यूज करना है। ओनली इंडक्टर में फॉर्मूले थे हमारे। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट बाय एक्सएल। एक्सएल इज ओमेगा एल। आई नॉट इज, और आई आर एम एस इज ई आर एम एस बाय, अरे यार, आई नॉट बाय रूट 2। ओमेगा इज 2 पाई एफ। क्या क्या गिवन इस क्वेश्चन में? वोल्टेज क्या दे रखा है, ई आर एम एस दे रखा है या क्या दे रखा है? हाँ, कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं है, इट वुड बी आर एम एस। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कोई हर्ट्ज नहीं है इसमें। एफ डाल के ओमेगा आ जाएगा। इंडक्टर दिया हुआ है कितना? 44 मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करो, -3। ओमेगा एक्सएल निकाल लो। और क्या पूछा, आई आर एम एस? हाँ, तो आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस बाय एक्सएल। पहले एक्सएल फाइंड कर लो, एक्सएल इज ओमेगा एल। एल गिवन है। जब भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। इसको 314 भी लिख सकते हो। 220/314 डिवाइड कर लो, आई आर एम एस आ जाएगा। पाई 3.14। अच्छा सॉरी, हाँ, इसमें एल सब, हाँ एल सब्सिट्यूट नहीं किया ना मैंने। तो 314 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो 220/314 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। 22 से कट जाएगा 2 टाइम्स। 5000/314।
कितना आ रहा है? 15 पॉइंट्स। अगर उसने पीक करंट पूछा होता तो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते। I0 = ERMS × √2। हो गया मनन? नेक्स्ट करो। यस सर। 126। भव्य क्या है 126? पढ़ के सुनाना। भव्य क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मनन रीड करना 126। क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। असाइनमेंट है तुम्हारे पास? क्या पढ़ना? 126। पीक वोल्टेज मतलब E0 दे रखा है 300। RMS तो निकल जाएगा। ERMS वुड बी E0/√2 और E0 यस सर। इंटू 0.707। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ना। चलो कोई अरे बात नहीं। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ दिया। ठीक है, क्या आंसर है बताओ? ERMS सर कितना आ रहा नहीं आया अभी। है? 0.707 से मल्टीप्लाई करना है। पूरा सॉल्व करना है तो मार्क्स मिलेंगे। खुद से करना है, मोबाइल यूज अलाउड नहीं है CBSE में। ISC बोर्ड थोड़ी है तुम्हारा। और क्या पूछे? अच्छा। हाँ तो उल्टा हो जाएगा। IRMS 10 दे रखा है, तो I0 वुड बी √2 टाइम्स IRMS। 1.41 × 10, 14.1 एम्पियर। ये कितना आ रहा है? ये 141 कैसे आएगा? 7 × 3 तो 21, तो 210 तो सर वैसे ही आ जाएगा। सर 212.1 है। 21। 212.1। ओके, ये आ गया। 125 करो अब।
हमारा एक भी नोटबुक खत्म नहीं हुआ ना अभी तक। चलो मतलब पढ़ाई हो रही है। ओनली इंडक्टर कैपेसिटर में होती है, रेसिस्टर में नहीं होती। रेसिस्टर में तो ई आर एम एस आई आर एम एस होता है। ओनली रेसिस्टर में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, और आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस, ओम्स लॉ लग जाता है वही, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। और पी एवरेज इसमें जीरो था, इसमें जीरो नहीं होता, इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ई नॉट आई नॉट बाय टू, और आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ये ओनली रेसिस्टर का है, कर लो। पी एवरेज इज नॉट जीरो। क्या क्या दे रखा है 125 में? आर कितना है? और ई नॉट आर एम एस, क्या क्वेश्चन में मेंशन क्या दर? एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अगर मेंशन है पीक वोल्टेज तो 220 है, नहीं मेंशन तो मतलब इट इज आर एम एस, तो आर एम एस है। तो और पूछे क्या है? आई आई आर एम एस निकालो, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस बाय आर। ठीक है, तो 220/100 दैट इज 2.2 एम्पियर। पी एवरेज यहाँ से निकाल लो। पी एवरेज इज आई आर एम एस का होल स्क्वायर, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। कोई सा फॉर्मूला कर लो, एक ही आंसर है। 2.2 इंटू आर, आर इज 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, तो 484 आएगा। हाँ, 22 का स्क्वायर 484 होता है। तुम्हारा कैलकुलेटर गलत क्यों बता रहा है सारे आंसर? नहीं, ये वाला यूज कर लो, इससे भी वही आएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। 220 इंटू 2.2 वही आएगा 484। और क्या था? दैट्स इट, 121,108। भव्या तुम आ गई वापस या सो गई वापस? यस सर। कहाँ सोए थे बीच में? नहीं सर, पानी लेने गई थी। इतना पानी पीती हो तुम्हें? बहुत देर से पूछा था मैं।
121 कौन सा इंडक्टर है, कैपेसिटर है? इंडक्टर तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। भव्य 121 को पढ़ो एक बार। एक मिनट। असाइनमेंट नहीं है तुम्हारे पास? है। बताओ क्या है क्वेश्चन। रीड इट लाउडली। A pure inductor of 25 mH is connected to a source of 20, 220 वॉट 25? mH। मिली हेनरी है वो, एमएच। हाँ सर, mH हेनरी नाराज हो जाएगा, तुम उसका नाम कैसे बोल रही हो? और आगे? is connected to a source of 220 volt। एसी सोर्स। सिर्फ सोर्स लिखा हाँ, तो इसका अंदर आरएमएस वैल्यू है। और क्या है। पूछ? हाँ। Find the inductive reactance and RMS current in the current if the ठीक है। frequency of the source is 50 hertz। ऑल राइट। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। एक्सेल निकालो ओमेगा एल से। ओमेगा एल फिर आई आर एम एस हो जाएगा, ई आर एम एस बाई एक्सेल। सीबीएसई स्टूडेंट को कैलकुलेट अलाउड नहीं है। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लेना। 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 121 कितना आ रहा है? 7 8 10⁻³ यूनिट होगी ओम। ये 7.85 ओम। So inductive reactance is the resistance offered by the inductor. It is 7.85 ohm. फिर IRMS निकालो। IRMS would be ERMS by XC. XC X sorry XL था। तो 220 बाय 7.85 डिवाइड कर लो।
4400/157 कितना? 20 यूनिट एम्पियर। 108 करो अब। आई थिंक 108 में कैपेसिटर है, कैपेसिटर के फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं। वन जीरो एट। जो गिवन है वो सारा लिखो, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर फॉर्मूले से रिलेट करो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। माइक्रो अगर फैरेड है तो उसको फैरेड में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिली है ना? हाँ, 1 मिली। मिली है ये। माइक्रो ये वाला होता है। मिली फैरेड है तो उसको 10⁻³ कर लेना। आधा कर दो बिल्कुल ही। क्या दिया है? कैपेसिटेंस इज गिवन एज 1 मिली फैरेड, 10⁻³ फैरेड। और क्या है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज, दैट इज ओमेगा हो जाएगा हमारा 314 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ERMS 220 वोल्ट। तो पहले XC निकाल लो। और अगर उसने XC नहीं पूछा है ना, तो XC मत निकालो, डायरेक्ट ही करंट पूछा है क्या? IRMS पूछा है? हाँ, तो पहले IRMS निकाल लेते हैं। ERMS/XC होगा। XC अलग से मत कैलकुलेट करो, बिकॉज उसका फायदा ये होगा, XC को लिखो 1/ωc, तो तुम्हारी कैलकुलेशन बच जाएगी। ये आएगा ERMS × ω c हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर XC नहीं पूछा है तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ERMS को ω c से मल्टीप्लाई कर दो, XC अगर नहीं पूछा है तो पहले IRMS निकाल लो। ये आएगा ERMS 220, XC इज ω c विच इज 314 × C विच इज 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई कर लो। 220 × 314, 69, 10⁻³ तो IRMS आ गया 69.08 एम्पियर। फिर I0 निकालना है, तो √2 × IRMS कर दो। 97। क्या आ गया? हम्म हो सकता है √2 को तुमने 1.414 होता है वैसे √2 तो थोड़ा बहुत चलता है इतना तो ये सारे क्वेश्चन थे ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली। अब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे LR कॉम्बिनेशन आ गया, इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस। RC आ गया, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और आ गया LRC। 3 सर्किट अब करेंगे। ये हो गया गरिमा? मनन डन? कर रहा हूँ सही से।
सबसे पहले आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या है, एक रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। इस बार हम क्या कर रहे हैं, करंट को आई ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एक्सप्रेशन फॉर करंट लाइक दिस एंड विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, कि वोल्टेज का फेज क्या होगा, बिकॉज ये आर है, ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी है। बनाओ इतना सर्किट। ये है आरसी सर्किट, रेसिस्टर एंड ए कैपेसिटर सीरीज विद एसी सोर्स। क्या हुआ, टाइम हो गया ऊपर? अच्छा, इसके ऊपर आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। अब वी आर क्या होता है, रेसिस्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या होगा, करंट टू आई आर। वी सी क्या होगा, करंट टू एक्सी, वेर एक्सी इज 1/ωc। इसका फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस किया था हमने। ओनली रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस था, जीरो था ना। तो अगर ये वी आर है, वी आर वेक्टर है, तो करंट का वेक्टर भी यही होगा। ओनली रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, ये हमने सबसे पहले किया था। कैपेसिटर ओनली में क्या होता है, 90 तो होता है, करंट लीड्स द वोल्टेज। इन ए कैपेसिटर करंट लीड्स, करंट ये है, तो ये करंट वोल्टेज मतलब वीसी को किससे लीड करेगी, 90 डिग्री से, मतलब वीसी वुड बी, अगर समझ के करना है तो ऐसे कर लो, वरना याद कर लो, वीसी हमेशा नीचे बनाओगे, वी आर हमेशा ऐसे और वी एल हमेशा ऊपर। करंट लीड्स द वोल्टेज इन कैपेसिटर बाय 90 डिग्री। ये फेजर डायग्राम बन गया इसका। अब नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, ये दोनों वेक्टर है ना। हाँ, ये ई निकाल लेंगे हम, ये फाइल ले लेते हैं। तो एज सच ई वुड बी वी सी वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। लेकिन यहाँ तो पाइथागोरस लग सकता है ना। क्या हुआ, ई, ई वुड बी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। हाँ, यूजिंग पाइथागोरस, और ई इज इक्वल टू अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस, चुपके से वी सी और वी आर को सब्स्टिट्यूट करो, आई एक्स सी आई आर, आई कॉमन ले लो, ई बाय आई, and this E by I is called Z. It is called impedance. It is represented by Z. What is impedance? Total resistance offered by
बाय आरसी सर्किट टू एसी सोर्स। यहाँ पे आरसी सर्किट है, एलआर सर्किट में एलआर हो जाएगा, एलआरसी में एलआरसी हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरसी सर्किट टू एन एसी सोर्स इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा? ओम, जो रेजिस्टेंस का होता है। वही फॉर्मूला है देखो, टू एन एसी सोर्स। भाई रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाता R1 + R2। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, सिंस फेज डिफरेंस है इसकी वजह से अंडर रूट आ गया उसमें। इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी, मतलब डायग्राम में भी बना सकते हैं इसको। ये XC, ये फाई और ये R। tan फाई इज इक्वल टू XC/R। फाई इज कॉल्ड फेज लीड। आरसी सर्किट में जरा देखो क्या हो रहा है। नेट वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फाई। I leads E by phi in RC circuit. तो अगर वोल्ट करंट का फेज ये है, तो वोल्टेज का फेज क्या होना चाहिए? करंट वोल्टेज को फाई से लीड कर रही है, तो वोल्टेज फाई से लैग कर रहा है ना? तो वोल्टेज का फेज क्या होगा? E वुड बी, इसमें माइनस कर दो ना, 19 ही माइनस होगा, फाई माइनस होगा। इसका फेज अगर ओमेगा टी, तो इसका फाई कम हो गया ना ईएमएफ का। तो ये है वोल्टेज का एक्सप्रेशन। और इन दोनों को यूज करके इंटीग्रेट करके हम पी एवरेज भी निकाल सकते हैं। पी एवरेज इन आरसी सर्किट। पी एवरेज कैसे आएगा? पी एवरेज के लिए वही कहानी, 1/T, 0 to T, EI/dt। ओनली डिफरेंस इज ई की जगह ये लिखोगे, E0 sin ω t - phi। आई की जगह I0 sin ω t dt। E0 I0/T कॉमन, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 2 sin है, sin B वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो उसको या तो घर पे कर लेना अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो। मुझे मालूम नहीं तुम करोगे नहीं करोगे, मुझे पक्का विश्वास है नहीं करोगे। तो मैं I'll do in the next class। सो आरसी सर्किट, इसके न्यूमेरिकल्स, एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट, तीनों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जो आज किया उसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज और न्यूमेरिकल जरूर कर लेना और एक्स्ट्रा। दिस चैप्टर इज एंटायरली न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके मनन, एंडिंग द क्लास। भव्या, थैंक यू सर। राइट। Thank you, sir.